तभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। एक बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते। ओम। थैंक यू साक्षी जी, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वास्थ्य वृत्त। एक क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है, कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना। चलो, कोई एक व्यक्ति बताओ, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? गौरी सिंह जी बताइए, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? सर जी, स्वस्थ व्यक्ति को मतलब कि स्वस्थ रखना और कोई रोगी व्यक्ति को डिजीज फ्री करना। ठीक, तो ये बस। अब इसमें आयुर्वेद का, स्वास्थ्य वृत्त का आयुर्वेद में बहुत रोल है। कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, ठीक है, ऋतु के अनुसार होना चाहिए। बहुत सारा चीज है जिसमें दिनचर्या हम देखेंगे। आपका जो दिनचर्या है या लाइफ स्टाइल है, सुबह से लेकर रात तक, वो सारा चीज आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, और रात्रिचर्या का भी वर्णन है कि रात्रिचर्या में आपको क्या करना है। ठीक है, ऋतुओं के अनुसार से आपको कैसा आहार लेना है, किस तरह के आहार लेना है, निषिद्ध आहार है ना, और मिताहार, कौन से आहार ग्रहण करना है, पथ्य और अपथ्य आहार की भी चर्चा करी गई है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। तो आज हमारा स्वास्थ्य वित्त, ये कल बताइए, कल किसी को परेशानी तो आई रस पढ़ने में, षड रस और वीर्य विपाक में? किसी को कोई कंफ्यूजन है? पढ़ा आपने खुद से? नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, है ना। ठीक हो, देखो, आयुर्वेद का जो प्रमुख उद्देश्य है, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगों से बचाव करना। अगर कोई रोगी है तो उसको स्वस्थ करना। ठीक है, अब बीमार हम कब पड़ते हैं? आपने त्रिदोष के बारे में पढ़ा। जब त्रिदोष अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तब हम कई सारे व्याधि आ जाते हैं, विकृतियां आ जाती है शरीर में, रोगी हो जाते हैं। तो दोषों को साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए, समझ रहे हैं, दोषों को साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में दिन और रात्रि और ऋतुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें आहार विहार सारा चीज आता है। इसी को हम स्वास्थ्य वृत्त कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का जिक्र होता है, जिक्र मिलता है, उसको हम सही ढंग से करते हैं। और इसी यही आयुर्वेद में बताया है। अब दिनचर्या में क्या क्या चीज होता है, वो चीज हम जानेंगे, क्या क्या आता है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं। आप जैसे सुबह उठते हैं, कितने लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं? उठते ही चाय पीने लग जाते हैं। कोई नहीं पीता? बड़ा अच्छे बच्चे हो यार आप। चलो ठीक है। कितने लोग ऊषा पान करते हैं, मतलब सुबह उठ के पानी पीते हैं? पीते हैं सर। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीजें हैं
और कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? सूर्योदय से 2 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सर 5 बजे उठते हैं, अब देख लो क्या है। चलो मेरा ठीक है, चलो 4:30। बहुत बढ़िया। 4:30। ठीक है, फिर भी ठीक है। 5 बजे चलो ठीक है, एग्जाम का टाइम है, कई बार लेट स्टडी होती है। ओके 5 चलेगा, है ना। मैं भी 5 बजे ही उठता, 4:45 5 के आसपास मेरा नींद खुलता है। नींद भी जरूरी है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे ना, 6 घंटे मिनिमम 6 घंटे का नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला जो आता है वो दिनचर्या में आता है जागरण। ठीक है, जागरण में क्या होता है कि कब हम सुबह उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में। अब वो ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है? जैसे सूर्योदय से 2 घंटे पहले। अब जैसे 6 बजे सूर्योदय होता है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या हो जाएगा? 4 के आसपास का 4 समय। बजे। ठीक है, ये 4। होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। और इस टाइम पे ही वात जो है प्रबल होता है, तब जाके हम शौच, ठीक है, कर पाते हैं। उसी की वजह से अच्छे से होता है। उनको ही दिक्कत आती है। स्वास्थ्य कब बिगड़ता है? जब वात का जो समय होता है वो खत्म होके कफ की तरफ बढ़ जाता है। उस टाइम पे हम उठते हैं 5 बजे, सॉरी 9 बजे 10 बजे उठते हैं सुबह में, तो कैसे अच्छे से शौच क्रिया होगा? ठीक है, और फिर सर प्रॉब्लम्स ब्रह्म कई मुहूर्त का समय 4 से 6 होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का समय? 2 घंटे पहले, सूर्योदय से 2 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। 3 बजे से शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, कितने बजे तक रहेगा? 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास होता है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से जस्ट 2 घंटे पहले का समय, उसके आसपास 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इसके बाद आता है, आप जब उठ जाते हैं तो क्या करना चाहिए? तुरंत हम जाके किचन में जाते हैं, चाय चढ़ाते हैं और मस्त गर्मा गर्म चाय, ठीक है, कॉफी पीते हैं। ठीक है, बट आयुर्वेद में इसको निषिद्ध बताया है। सर ऊपर सबसे वाला पहले स्लाइड। ऊपर वाला स्लाइड, उसमें कुछ है नहीं, स्वास्थ्य वृत्त के बारे में बताया गया है और उसके बगैर आंख नहीं खुलती, फिर क्या करें? ना। देखो, सुबह उठ के उषा पान करना चाहिए। देखो ये चीजें है ना कि हम कई बार क्या होता है कि सर हम गर्म चाय पीते हैं तब जाके हमें शौच के लिए ऐसा होता है, फीलिंग आता है कि अब हमें शौच जाना है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? कभी आपने सोचा कि क्यों जैसे ही हमने गर्म पानी पिया और तुरंत लगता है कि वॉशरूम जाना है अब? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, जो गर्म जो होता है गर्म वस्तु, वो उत्तेजक होने की वजह से आंतों पे क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है, प्रेशर क्रिएट होता है आंतों पे, गर्म चीजें लेते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या है, जैसे चाय कॉफी लेते तो उसमें कैफीन पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे इंटेस्टाइन को या आंत की ग्रंथियों पे क्या करता है? बुरा बैड इफेक्ट डालता है। ठीक है, और ये आदत सी हो जाती है, कैफीन की आदत होती है, नशा होता है एक प्रकार से। बहुत लोग स्मोकिंग करके जाते हैं और बड़ा अजीब अजीब शौक है। मैंने कुछ, एक तो हमारे कोई रिलेटिव थे, उनको मैंने देखा कि वो अखबार लेके जाते थे, बड़ा शौकीन, बिना अखबार के तो मतलब वॉशरूम जा ही नहीं सकते, होगा ही। अजीब अजीब शौक पाल रखे हैं लोगों ने। ठीक है ना, तो ये बहुत मानसिक रूप से भी एक विकृति है। सुबह उठिए और बिना मुंह धोए हुए जो हमारा सलाइवा होता है, लार, वो भी बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए और स्टूल पास करने के लिए। तो आप बिना मुंह धोए रात को क्या करो, खासकर तांबे के जग में पानी डालो और सुबह उसको पी लो। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि जैसे ठंड का मौसम है, किसी कफ बढ़ा हुआ है, तो आप गुनगुना पानी ले सकते हो, नहीं तो स्वच्छ जल, ठीक है, सभी ऋतु में कहा गया है मुख धोना लेना चाहिए, मतलब उषा पान में। उससे पहले आप मुंह धो सकते हो बिना मुंह में पानी डाले हुए, सिर्फ फेस धो लो और फिर पानी पियो। ठीक है, तो पहला हो गया कि जागरण कीजिए, मतलब जागरण में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए।
ठीक है। दूसरा है उठते ही थोड़ा सा फेस धो लीजिए स्वच्छ जल से, और ऊषा पान करना है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, 1 से 4 गिलास पानी आप पियो रात के तांबे में भरकर, बिना कुल्ला किए हुए, है ना, पीना है। और इसके साथ आप लघु संग प्रक्षालन भी कर सकते हैं। ताड़ासन, त्रिय 5 आसन जो बताया गया है, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उद्राकर्षण और त्रियक भुजंगासन। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं उषा, अरे यार कहाँ चला गया, ये दिख रहा है। हाँ, उषा पान करने के बाद फ्रेश होके हम जाके बेड पे सो जाते हैं। ऐसा ही करते हो? कितने लोग हैं जो योग का अभ्यास करते हैं? नो सर, सोते तो नहीं है। अच्छा, सोते नहीं है। घर का काम स्टार्ट हो जाता है सर। आप बिल्कुल सही कहा सर, घर का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इतने सारे सब लोग योग साधक हो, ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है बहुत गिने चुने ही होंगे जो योग का प्रैक्टिस करते होंगे। बहुत दुख की बात है, थोड़ा सा कम पढ़ लो लेकिन योगा प्रैक्टिस रोज करो। मैं कितना भी बिजी रहूं लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा तो मैं जरूर अपने शरीर के लिए देता हूं। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ठीक है, अच्छे विचार तभी आएंगे, निगेटिविटी तक हम दूसरों को सिखाते हैं और हम खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप उस दुखी कर देता है यार, ये कैसे हो जा रहा है। उषा पान करने के बाद शौच से थोड़ा मल क्या, सर और थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, वो क्लियरली दिखाई नहीं देता रिकॉर्डिंग पे, मतलब आफ्टर रिकॉर्डिंग हुए नहीं हुई सीधा। चलो हाँ अभी ठीक जी है। जी जी। उषा पान करने के बाद तुरंत आप जाइए, मल का त्याग कीजिए, स्टूल पास कीजिए, शौच जाइए, और कैसे कागासन में बैठ के, मतलब इंडियन टॉयलेट का यूज करने के लिए कहा गया है ना। वेस्टर्न में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत है, लोग आजकल बैठ नहीं पाते हैं मलासना में। मैं योगा प्रैक्टिस करवाता हूँ लोगों को, मलासना में बैठ नहीं पाते हैं, तो जो कॉन्स्टिपेशन का रीजन है, ये सब चीजें एक वन ऑफ द रीजन, यही रीजन नहीं है, एक ये कारण भी। तो सबसे अच्छा होता है कि आप इंडियन टॉयलेट यूज करो, सबसे बेस्ट। इसके बाद आप दांत धो, है ना, दंत धावन, और इसमें सुबह शाम बताया हुआ है। ठीक है, आपने घेरंड संहिता आपने पढ़ा होगा, बताओ कौन से रस से आप शोधन करते हो, बताया गया है। खाद खादिरा खादिर की के रस से, खादिर के रस को मिट्टी से मार्जन और करना है। विशुद्ध मिट्टी, या फिर विशुद्ध मिट्टी से। बहुत बढ़िया, खुश कर दिया आपने तो। चलो ठीक है, तो उससे मुख धोने के लिए कहा है खादिर का रस। यहाँ पे भी बताया है कि आप कोई औषधि वाले, यहाँ पे सभी लोग ब्रश का यूज करते होंगे, लेकिन कोशिश करो वीक में एक दिन तो जरूर आप नीम, बबूल, कोई भी औषधि, चिरचिरी का एक होता है, झाड़ी होता है, उससे अपने दांतों को धो। रीजन क्या है कि उसके जो रस होते हैं वो हमारे मसूड़ों और फिर पेट में भी जाता है, जिससे कई सारे बैक्टीरियाज भी खत्म होते हैं। लेकिन प्लास्टिक वाले ब्रश से करते हैं, क्या होगा, मसूड़े भी खराब होंगे, तो वो नुकसान करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि उस तरह के दतमन का यूज करना चाहिए, दातुन का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये बताया। सर एक इसके बार बाद थोड़ा फिर से बताइए, सर सुन नहीं पाया। आपको नीम के, बबूल के, करंज, चिरचिरी, इस तरह के जो है पौधे का दातुन करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका दांत में जो भी कीड़े हैं वो सारा समाप्त हो अच्छे से। पहले लोग मिट्टी का यूज करते थे, नमक, उसमें सरसों का तेल डाल के कोयले का यूज करके करते थे, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, बट अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये दंत धावन हो गया। इसके बाद जीवनी लेखन, जीभ को साफ करना है, तो उसी
अब जैसे बबूल का हमने दातुन लिया, उसी को बीच से फाड़ दो और उसी से जीवी जो गांव के होंगे ना, गांव से जो लोग जुड़े होंगे या गांव से रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा या किया भी होगा। मैंने तो किया है। हाँ, अब शहर में आ गए तो अब मिलना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, करना चाहिए। तो उससे ही लकड़ी या कास्ट से या फिर कॉपर का जीभी लो, उससे आपको जीभा का सफाई करना है, तो जीभा लेखन। इसके बाद गंडूस धारण करने बोल रहा है, इसको हम दूसरा नाम कवल भी कहते हैं, कवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुख में कोई भी तिल या सरसों का तेल डालकर और घुमाते हैं दाएं बाएं, है ना, मुख में। गंडूस धारण, इसको गंडूस बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, मसूरों की, मसूरे में जो भी छाले आते हैं या फिर दांतों से रिलेटेड कोई भी पीलिया पाइल्स जैसी चीजें होती है ना, पीलापन, वो सारे खत्म हो जाता है। और आप बोल सकते हैं कि जो जी मिचलाता है, ओठ भी फटता है, उससे भी राहत मिलता है। ठीक है, तो मुख में जो भी दुर्गंध होता है वो समाप्त होता है गंडूस धारण से। ये आजकल कम मिलता है, बहुत कम ही लोग होंगे जो करते होंगे। सर अंजन, मतलब गार्गल करने को कहते हैं ना गांडूस धारण में, गार्गल। मुख में तेल रखना और उसको कुल्ली जैसे करते हैं ना, कुल्ला जैसे करते हैं, वैसे मुख में घुमाना गार्गल है। करने में, गार्गल गले में होता है ना, गले में उसको फील करते हैं, इसमें मुख में रखना मुख है में सिर्फ। जाना। हाँ। अंजन, अंजन मतलब काजल, या इसको सुरमा भी कह सकते हो। पहले वो सुरमा लगाते थे रातों में या फिर दिन में, सुरमा लगा, जिससे कि आंखों की रोशनी अच्छी होती है, तेज होती है, चमक आता है ना। इसके बाद नस्य कर्म। अभी ना अनुतेल, जो पतंजलि रामदेव का अनुतेल होता है ना, कोविड में बहुत यूज करा हुआ था लोगों ने। तो नस्य कर्म, जो भी ड्रॉप ड्रॉप उसको नाकों में डालते हैं, नस्य कर्म कहलाता है ये। जैसे बादाम रोगन का तेल, गाय का घी का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, इसको नस्य कर्म कहते हैं। नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होते हैं ना, टॉर्टिकोलिस हो गया, सिर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, उसमें बहुत हेल्प करता है। सर भारी भारी रहता है, उसमें हेल्प होता है। इसके बाद आता है धूमपान। धूम जैसे कि जो हवन वन करते हैं ना, उनको समझ लेना कि जो हवन डालते उससे जो धुआं या इस तरह का कुछ निकलता है, धूम देना। जैसे इलायची, चंदन, कोई भी जो औषधि है ना, औषधि द्रव्य को, उसको जलाकर और धुआं करना, और उसका धूम का पान करना, मतलब पीना, और धुएं को लेना अपने अंदर। कई ऐसे इसमें इस तरह का ट्रीटमेंट भी होता है, तो धूमपान। इसके बाद छौर कर्म। छौर क्या कर्म में सर क्या कह रहे हैं, ये धुएं को मुख से लेते हैं क्या सर, ये पूछ रही है। हाँ, मुख नॉर्मल वहां पे रहो फेस करके और देखो कि या तो फिर नोस्ट्रल के माध्यम से भी जाता है, हमारे बॉडी स्किन से भी वो होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुख से लो। ठीक है, बस थोड़ा सा वो धुआं अपने अंदर लेना है, औषधि उसको जलाने के बाद उससे जो भी धुआं निकलता है उसको ग्रहण करना। इसके बाद होता है क्षौर कर्म। क्षौर कर्म में जैसे कि नाखून, बाल, ये सब चीजें बढ़ जाता है, दाढ़ी, मूछें, उसकी सफाई, क्लीन, हटाना, क्लीन करना, ये सारे चीजें क्षौर कर्म में आता है। अभ्यंग मतलब मालिश, तेल मालिश को ही अभ्यंग कहते हैं। इसमें कई सारा चीज आता है। अभ्यंग में आप पूरे बॉडी का, एक तो होता है कि पूरे बॉडी का अभ्यंग करना, या फिर सिरो अभ्यंग, सिर का मालिश, है ना। थपकी आपने वो इसमें ग्रंथ संहिता में देखा कपाल होगा, रत्न। कपाल रंध्र, बिल्कुल, कपाल रंध्र में थपकी देते हैं ना माथों पे, वो भी आता है। इसके बाद करना अभ्यंग, कर्ण, कानों में ना, कानों की सफाई, कान में डाल के। पादाभ्यंग मतलब पैरों की मालिश करना, है ना। तो ये सारे चीजें आता है। इसके बाद कह रहा है व्यायाम करना चाहिए ना, ताकि जो भी शरीर में थकावट या इस तरह का जो हो, उसको रिलैक्स करने के लिए या फिर थकावट उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहिए, कसरत करना है, ये बताया है। उपटन लगाना, उपटन सबको पता है ना, खासकर शादी का जिसका होता है उस टाइम पे उपटन लगाते हैं,
खासकर महिलाएं ज्यादातर लगाती हैं उपटन। हाँ जी प्रोफेसर। फेस पे हो, बॉडी पे हो, दूध, बेसन, तिल, तेल, दही आदि से शरीर का मालिश करते हैं तो शरीर में कांति आता है, फेस पे कांति आता है ना। इसके बाद स्नान करने बोला है, ऋतु के अनुसार स्नान करने के लिए बोला है। जैसे ठंड का मौसम है तो गुनगुना पानी से स्नान करो, नहीं तो क्या होगा, आपने पढ़ा था ना कि वात बढ़ जाता है। वात रोगी जो है उनको गुनगुना पानी से स्नान करने के लिए कहा गया, ठंडे से नहीं। ठीक है, बाकी स्नान कीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहे। ऋतु के अनुसार स्नान करना है स्वच्छ जल से। इसके बाद वस्त्र धारण करना, कैसे भी मैले कुचैले कपड़ा नहीं पहनना, साफ सुंदर सौम्य अच्छे कपड़ा पहनना है। भोजन ग्रहण करने के लिए बोला है, कैसा, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस, प्रकृति के अनुसार लेना है। ठीक है, अब जैसे गर्मी का मौसम है तो आप कटु, तिक्त इस तरह के भोजन, मसालेदार भोजन मत लीजिए। सिंपल सादा सात्विक भोजन लेने के लिए कहा गया, तो रीति के अनुसार लेना है। तो ये सारा चीज जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें वस्त्र धारण के साथ साथ आभूषण धारण के लिए भी कहा है। जो लोग महिलाएं वो आभूषण को अच्छे से लो, है ना, जो भी पहनते हैं। इवन पुरुष भी लेते हैं आभूषण, राजा महाराजा के टाइम में देखो आभूषण ग्रहण करते थे, है ना। आजकल बॉयज भी कान में पहनते, फैशन है भाई। तो ये सब भी आता है, और भी चीजें आ सकता है इसमें, ठीक है, दिनचर्या में। इसके बाद आता है रात्रिचर्या। ये तो दिन की बातें हो गई, रात में क्या करना है। तो देखो रात्रिचर्या भी वो भी दिनचर्या का ही एक अंग माना जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर 24 आवर्स को हम पूरे एक साइकिल समझते हैं, पूरी दिनचर्या को समझते हैं। ठीक है, तो रात में क्या करना चाहिए, मूवीज देखना चाहिए, है ना, बातें करनी चाहिए, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, फेसबुक। हाँ सोशल मीडिया। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन रात का काम होता है शयन के लिए, सोने के लिए। इवन पढ़ाई भी ज्यादा नहीं करना चाहिए रात में जग के, दिन में पढ़ो, रात में नहीं। और खासकर जो लोग रात में पढ़ते भी हैं तो लेखन क्रिया ना करें। लेखन क्रिया में क्या होता है, आंखों पे जोर पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि जो रीडिंग हो वही तक करें, अगर जागना भी है तो, लेकिन ज्यादा रात्रि तक ना जागे। अगर लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे, फिर आपका साइकिल गड़बड़ हो जाए। इसके बाद रात में भी खान पान और आचार विहार, रात को ज्यादा नहीं, ये भी बताया गया है वेद में, रात को लेट नाइट मत खाओ, क्योंकि रात को हम खाते हैं तुरंत सो जाते हैं, ये भी बहुत गलत। ठीक है, और अच्छी नींद के लिए आपको कई सारे चीज आप अपना सकते हो। जिसको अच्छी नींद नहीं आता है, आप हाथ पैर मुंह धो के बेड को भी अच्छे से साफ करके, है ना, कुछ मंत्रों का पाठ करके, और और क्या कर सकते हो आप, गर्म दूध पी सकते हो अच्छी नींद के लिए, है ना, तो ये अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं ऋतुचर्या। इससे क्वेश्चन हम 110% है, एक तो आयत नहीं आना है, इससे पूछेगा ही। तो देखो ऋतुचर्या में क्या होता है, टोटल हमारे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो कई जगह पे ऋतुएं बदल सी जाती हैं, बट हम ऋतुचर्या में अपने भारत देश की बात करेंगे कि क्या होता है। मुख्यतः 3 मौसम होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको अच्छे समझाता हूँ। 3 मौसम कौन कौन सा, गर्मी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गर्मी, शीतकाल, ठंडी और वर्षा। और 3 मौसम, तीनों में 6 ऋतु होते हैं, 6 ऋतु हो गए। 6 ऋतु कौन कौन सा होता है, एक व्यक्ति कोई माइक अनम्यूट करके बताओ, बताइए प्रियंका जी बताइए। वसंत, ग्रीष्म, हम्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। देखो अब ये 6 ऋतु फिर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा 12 मास में। ठीक है, 3, 6 एंड 12 मंथ हो जाता है इंग्लिश कैलेंडर, और हिंदी में भी 12 महीना हो जाता है। मतलब
2 महीने का एक ऋतु होता है। समझ में आया? 2 महीने का 2 मंथ्स का एक ऋतु होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब कौन कौन सा होता है अब हम आपको बताते हैं, ये याद रख लेना, एकदम टंग पे होना चाहिए। अच्छा, कोई एक व्यक्ति बताओ, किनको देखते हैं किनको याद है। ग्रंथ संहिता में मैंने पढ़ाया होगा आपको ऋतुएं और मंथ। 12 महीने का नाम बताओ जल्दी से, फटाफट। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक पौष माघ फाल्गुन। मार्क्सिस पौष माघ फागुन। ठीक है, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है ये बताओ हिंदी का। वसंत। वैशाख आने वाला है। वैशाख। 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 ऋतु तो बसंत है, लेकिन वैशाख चल रहा है, क्योंकि आज क्या दिनांक है, आज हो गया, डेट क्या है आज, 27 है ना, 27। हाँ, वैशाख चल रहा है, क्योंकि मिड मंथ में, हाँ 15 या 14 के मंथ में चेंज हो जाता है मंथ, हिंदी कैलेंडर। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, 1 to 1 होता है, इसमें 14 to 15, 14 15 ऐसे चलता है। ठीक है, और उसमें 30, 31 और 1 होता है, ऐसे मंथ चेंज होता है। इसमें 15 डेज पे होता है। मतलब किस वजह से, पूर्णिमा और अमावस्या, वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम आपको शो करने से पहले आपको मैं एक दूसरा स्लाइड दिखाता हूं। कहाँ गया? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नो सर, कैसे नहीं बात कर सर। सर नहीं आती। सर अभी इतना जल्दी नहीं सर, रात में सभी को फेसबुक देखना है ना सर। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? कितने ऋतु हैं? 6 ऋतुएं हैं, है ना? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। 1 2 3 4 5 6 हो गया ऋतु। और इसको ना 2 भागों में बांटा है। एक तो उत्तरायण होता है, और अभी कौन सा चल रहा है बताओ? उत्तरायण चल रहा है सर, अभी जनवरी टू जून। हाँ, अभी उत्तरायण चल रहा है। अरे यार, ये क्या हो जाता है। अभी जो है उत्तरायण चल रहा है। मतलब क्या होता है कि सूर्य की जो स्थिति है ना, वो उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम उत्तरायण कहते हैं। और सूर्य जो है जब दक्षिण की तरफ चला जाता है तो उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। खासकर ठंड के मौसम में देखो, है ना, दक्षिण की तरफ चला जाता है। इस टाइम पे दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ा हो जाता है। जल्दी लेट से सूर्योदय होता है और जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। तो दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है। और अभी क्या होता है, जल्दी सूर्योदय हो जाता है और जल्दी लेट से सूर्यास्त होता है। तो इसलिए दिन क्या होता है, बड़ा होता है, और रात छोटी होती है। और खासकर जब ऐसी स्थिति है तो और जल्दी सोना चाहिए। रात तो छोटी है तो जल्दी सो जाओ, और उल्टा आप लेट सोओगे तो क्या होगा, आपकी जो नींद है बहुत और छोटी हो जाएगी। तो खासकर इस टाइम पे और जल्दी सो जाना चाहिए। नींद नहीं आती है, मानते हैं, गर्मी के टाइम में, लेकिन सोना जल्दी चाहिए। तो इसमें देखो 2 महीने हैं। उत्तरायण हो गया, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये 3 ऋतु उत्तरायण कहलाता है। हेमंत, शरद और वर्षा, इसमें क्या होता है, दक्षिणायन। दक्षिणायन को हम विसर्ग काल भी कहते हैं। ठीक है, और उत्तरायण को आदान काल कहते हैं। अब आते हैं शिशिर पे। देखो ध्यान, शिशिर पे लेके आना अब आप लोग। कौन सा महीना होता है हिंदी का, माघ और फागुन शिशिर में? ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बताओ, इंग्लिश कैलेंडर में कौन सा होता है शिशिर?
जनवरी होती है। दिसंबर और फरवरी जनवरी। के आसपास, जनवरी फरवरी मार्च। दिसंबर तो दिसंबर में 15 जनवरी फरवरी। हाँ 15 जनवरी से जैन से 14 मार्च, यहां मैं लिख देता हूँ, क्या लिख रहा है, हाँ शिशिर। इसमें क्या हो गया, 14 जैन से, नहीं 15 जैन होगा ना, 15 जैन से 14 मार्च इंग्लिश कैलेंडर, शिशिर हो गया। अब आते हैं वसंत। वसंत हो गया चैत्र और वैशाख, ये क्या कहलाता है, 15 मार्च से, अब देखो 14 मार्च हो गया, यहां से अब शुरू हो जाएगा 15 मार्च से 14 मई तक, क्या हो गया, वसंत। वैसे ग्रीष्म, करता हूँ सेशन। अब आते हैं ग्रीष्म पे। ग्रीष्म में कौन सा महीना हो गया हिंदी का, ज्येष्ठ और आषाढ़, और ये क्या हो गया 15 मई से, है ना, 15 मई से 14 जुलाई तक, क्या हो गया, ग्रीष्म हो गया। इस टाइम पे भीषण गर्मी पड़ती है, ठीक है। ये उत्तरायण का सबसे लास्ट महीना होता है हमारा, कौन सा, आषाढ़। इसके बाद जब गर्मी चरम पे पहुंच जाए तो क्या होगा, बारिश, भगवान फिर कृपा कर देते हैं कि नहीं अब बारिश, वर्षा ऋतु होनी चाहिए। तो कौन सा, श्रावण और भाद्रपद, ये होता है वर्षा ऋतु, और महीने का हिंदी में श्रावण और भाद्रपद। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 15 जुलाई से 14 सितंबर तक, इस इतने समय तक वर्षा का मौसम होता है। इसके बाद शरद, ठंडी का मौसम आने शुरू हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, अश्विन और कार्तिक, ठीक है, अश्विन और कार्तिक। 15 सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 14 नवंबर तक, 14 नवंबर तक ये जो है आता है कौन सा, शरद ऋतु। अब आता है हेमंत लास्ट। इस टाइम पे भयानक ठंड रहती है, कौन सा, नवंबर से लेके जैन तक, कहते हैं ना पौष, पौष का ठंडी। तो इंग्लिश कैलेंडर हो गया 15 नवंबर से 14 जैन तक, ये होता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है, स्टार्टिंग जो हमारा हिंदी कैलेंडर स्टार्ट कब से होता है बताओ, चैत्र। 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 चैत्र प्रतिपदा मतलब नवमी बसंत। अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले हिंदी कैलेंडर का नया मंथ, है ना, नए नए कोपले निकलते, हाँ जी, नए कोपले निकलते, देखो ना। अब इमेज को समझो क्या हो रहा है, इमेज, नए नए पत्ते निकलते हैं, और फिर वर्षा ऋतु में पूरा घना हो जाता है। फिर घना होने के बाद क्या होता है, पतझड़ आता है, मतलब सूख जाता है पत्ते शरद में, और फिर क्या होता है, पतझड़, फिर बढ़ने, ये साइकिल देखो, इसको समझ। तो ये हमने देखा ऋतु को। अब मैं आपको लेके चलता हूं, इसमें और भी इमेज देख लेते हैं, और भी कुछ है क्या, चलो इसमें अभी कुछ नहीं है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस अब इसमें क्या ऐड है, बल, उस टाइम पे आपकी शारीरिक शक्ति कैसा रहेगा। तो उस टाइम पे मीडियम रहता है, चैत्र और वैशाख में आपकी शारीरिक बल नॉर्मल मीडियम रहेगा। ग्रीष्म में, ज्येष्ठ और आषाढ़ में आपका शारीरिक बल सबसे कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाता है, हम जल्दी थक जाते हैं, गर्मी का मौसम, धूप तेज रहता है, जल्दी थकते हैं और बल बहुत कम, इसलिए तो ग्लूकोन डी गर्मी में पीते हैं,
पीते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत होता है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे शारीरिक बल जो है बहुत कम रहता है, जल्दी थकान हो जाता है। अब आता है वर्षा में भी बहुत कम होता है, जल्दी थकते हैं। वर्षा ऋतु में भी उस टाइम पे वात क्या होता है, प्रबल होता है। इसके बाद शरद ऋतु में मीडियम होता है। अश्विन और कार्तिक में, सितंबर और नवंबर का जो महीना होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, मीडियम होता है बल, क्योंकि धीरे धीरे ठंड चढ़ रही होती है। सबसे अच्छा बल होता है हेमंत में और शिशिर में, ठंड का टाइम पे। इसलिए तो हम जो भी कुछ खा पी लेते हैं तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। शारीरिक बल स्ट्रांग रहता है, तेज रहता है, जो कुछ भी खाया तुरंत डाइजेस्ट स्ट्रांग रहता है। तो सबसे, और इस टाइम पे भी कहते हैं कि योग का अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय जो है हेमंत और शिशिर ही है, सबसे अच्छा समय कहा जाता है। और बसंत भी है, लेकिन सबसे अच्छा है श्रेष्ठ, क्योंकि बल उसमें ज्यादा है। गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि ज्यादा योगा प्रैक्टिस या कोई भी एक्सरसाइज जो है ज्यादा नहीं करना चाहिए, थकाने वाले एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए गर्मी के दिनों में, नहीं तो, क्योंकि उस टाइम पे बल क्या है, छिन्न रहता है, कम रहता है। तो ये चार्ट था। देखो यहाँ पे ना ऋतुओं को सूर्य की गति के अनुसार दो भागों में बांटा है। उसको हम अयन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को आदान काल और दक्षिणायन को विसर्ग काल कहते हैं। सूर्य की गति दक्षिण की ओर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिणायन। और सूर्य की गति उत्तर की ओर हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उत्तरायण। ये सब तो बता चुका हूं मैं ना, उत्तरायण में सारा कौन कौन सा महीना होता है, शिशिर से ग्रीष्म, उस चार्ट में वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो आज मैंने दिखाया इमेज, उसको मैं शेयर कर दूंगा। अदान काल को हम, मतलब अदान काल का क्या, आग्रह करना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस काल में सूर्य की किरणें प्रखर, हवाएं तीव्र, गर्म और रुक्ष होती है, या पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेता है। ग्रीष्म काल की बात कह रहा है, आदान काल की बात कह रहा है, क्योंकि क्या है उसमें, उस समय सूरज की रोशनी बड़ा तेज रहता है। उत्तरायण में लंबे समय तक सूरज जो है उगा हुआ रहता है। शारीरिक शक्ति जो है छिन्न रहती है, कम रहता है, दुर्बल महसूस होता है आधान काल में। दक्षिणायन में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। और ये ऋतु में तो हमने आपको बता ही दिया है ना, श्रावण से लेके पौष तक होता है, वर्षा शरद हेमंत। सूर्य की गति दक्षिण की तरफ, विसर्ग काल इसलिए कहते हैं। मौसम में रस रहता है ना, इस टाइम पे कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। चंद्रमा अपने चरम सीमा पर रहता है, शीतलता बहुत रहता है ना, वातावरण शीतल रहता है। तो ये सारी चीज, इसमें शक्ति का विकास होता है ना, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, इसमें शारीरिक शक्ति का विकास या वृद्धि होता है। आदान काल में विसर्ग काल में भेद, देखो प्राकृतिक भाव क्या रहेगा आदान काल में और विसर्ग काल में। पहले तो प्राकृतिक भाव सूर्य का देखते हैं, आदान काल में उत्तरायण, और सूर्य का विसर्ग काल में दक्षिणायन। वायु क्या रहेगा, देखो ये सारे चीज ना पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में बताना चाह रहा है कि ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा। सूर्य कैसा रहेगा आदान काल में, उत्तरायण। सूर्य कैसा रहेगा विसर्ग काल में, दक्षिणायन। वायु कैसी रहेगी आदान काल में, तीव्र और रुक्ष, है ना, क्योंकि सूरज की रोशनी तेज रहती है, तीव्र रहेगा, रुक्ष रहेगा। और इसका रिवर्स हो जाएगा अरुक्ष। स्नेहांशु, है ना, स्नेहता कैसा रहेगा, शोषण एवं ह्रास, कोई भी चीज सोख लेना, ह्रास जल्दी होगा, क्षय जल्दी होगा। और इसमें क्या होगा, रिवर्स वृद्धि होगा शोषण की जगह, और पोषण करेगा, चाहे वो शरीर का हो, है ना। स्वभाव कैसा रहेगा, आग्नेयी, अग्नि इसमें प्रबल रहती है, इसलिए आग्नेयी, है ना, क्योंकि सूर्य चरम सीमा पे है। स्वभाव विसर्ग काल में कैसा रहेगा, सौम्य, क्योंकि इसमें क्या है, चंद्रमा चरम सीमा पे है, चंद्र का इफेक्ट है, इसमें क्या है, सूर्य का इफेक्ट।
ऋतुएं कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और इसमें वर्षा, शरद, हेमंत। रस, रस याद रख लेना। रस कौन कौन सा इसमें, किस रस का वृद्धि होगा? आदान काल में और विसर्ग काल में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में। तो तिक्त, कसाई, कटु, ठीक है, कौन हो गया इसमें? बताओ, नंबर बताओ। आदान काल में 5वां 6वां। 4 5 6। कटु, तिक्त, कसाई। रिमेम्बर MAL कल बताया था, मधुर, अम्ल, लवण। ठीक है, तो इसमें विसर्ग काल में मधुर, अम्ल, लवण की वृद्धि होता है और तिक्त, कटु, कसाई का आदान काल में। सर हाँ सर जी, ये आदान काल कौन क्या आदान बताया काल इसको उत्तरायण, उत्तरायण, उत्तर मतलब सूरज तेज रहता है, उत्तरायण होता है आदान काल। गर्मी, विसर्ग काल, सर गर्मी का टाइम होगा ना उत्तरायण, हाँ गर्मी का टाइम। अभी जैसे कि उत्तरायण चल रहा है ना, ठीक है, तो गर्मी का जो समय होता है ना वो उत्तरायण। उसमें 3 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ठीक है, सूरज बहुत तेज रहता है और इसमें उल्टा रहता है। तो इसमें ये सब रस की वृद्धि होता है और इस सब ऋतुओं में तिक्त, कटु, कसाई का वृद्धि होता है। हम देखो इसमें बताया भी है कि आदान काल का अंत और विसर्ग काल का अंत। तो शारीरिक बल उस टाइम पे मध्य, और विसर्ग काल का अंत होगा और आदान काल का अंत उस टाइम पे उत्तम शारीरिक बल होगा। सीधा समझो इससे, आदान काल में शारीरिक बल कम रहता है और विसर्ग काल में शारीरिक बल अच्छा रहता है। इस तरह से समझना। अब देखो, वात, पित्त, कफ के साथ ऋतु और वात, पित्त, कफ का संबंध यहाँ बताया हुआ है। किस समय में संचय होगा, प्रकोप किसका रहेगा और समन किसका होगा, मतलब क्षय किसका होगा। ठीक है, समन मतलब क्षय। तो ऋतु, शिशिर ऋतु में, ठंड का जो वक्त है शिशिर, उस टाइम पे किसका संचय ज्यादा होगा? कफ का संचय होगा, ये याद रखो, कफ का संचय होगा। वसंत में प्रकोप किसका रहेगा? कफ का प्रकोप बढ़ जाएगा। ग्रीष्म में वात का संचय होगा, वात प्रवृत्ति का वृद्धि होता है, संचय मतलब यहाँ पे बढ़ना। ठीक है, और क्षय किसका होगा? कफ क्षय हो जाता है गर्मी के दिनों में। वर्षा ऋतु में पित्त बढ़ जाएगा, पित्त डोमिनेंट हो जाता है। प्रकोप किसका बढ़ जाता है? कहते हैं ना वर्षा ऋतु में वात, वात जो भी गठिया रोग है, अर्थराइटिस है, उस टाइम पे क्या होता है? वात बढ़ जाता है, वात का प्रकोप बढ़ जाता है, ज्वाइंट पेन होने लग जाता है, बॉडी में ऐंठन होने लग जाती है। ठीक है, और पित्त क्या होता है? वृद्धि होता है। इसीलिए तो वर्षा ऋतु में ना आप लोगों को पकोड़े खाने का बड़ा मन करता है। अरे मौसम बहुत अच्छा है, बारिश मौसम हो रहा है, चलो यार पकोड़े खाते हैं, चाय पकौड़ा खाएंगे। ये वजह है, पित्त जो होता है उस वक्त डोमिनेंट बढ़ जाता है। ठीक है, सर संचय को और प्रकोप को फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करें, दोनों में क्या प्रकोप डिफरेंस? मतलब रोग को बढ़ाने वाला होता है। प्रकोप, प्रकोप हो गया उसको, इस चीज का रोग को बढ़ाता है प्रकोप मतलब। ठीक है, संचय मतलब उसका वृद्धि होना, ये सब। और समन मतलब क्षय होना। लेकिन प्रकोप किसका रहेगा? वात का। भले पित्त को बढ़ रहा है, संचय हो रहा है, वो दोष उत्पन्न नहीं कर रहा है। दोष क्या उत्पन्न कर रहा है? वात की प्रवृत्ति बढ़ जाती है बॉडी में, ज्वाइंट पेन होने लग जाता है, सोया हुआ दर्द भी जग जाता है वात में। बरसात में देखना बहुत लोगों को ऐसे पेन होते हैं, तो प्रकोप हुआ ना उसका, है ना। कफ का प्रकोप हुआ ना, सर्दी खांसी जुकाम होता है ना वसंत में, देखो मौसम सब चेंज होता है, कफ बढ़ने शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं, ये चीजें हैं। इसके बाद शरद ऋतु, समझ में आया जो पूछ रहे थे? हाँ जी सर। सर फिर इसीलिए गुड़ का कुछ मीठा बनाया जाता है वर्षा ऋतु में जो
पहली बारिश होती है। हाँ वो भी होता है। तो शरद में प्रकोप किसका बढ़ जाएगा? पित्त का बढ़ जाएगा। उस वक्त इंडाइजेशन, कब्ज, यानी मतलब जलन सा, है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा है। क्षय किसका होगा? किस वजह से होता है? वात क्षय हो जाता है। तो इसके बाद हेमंत। हेमंत कुछ समझना, पित्त उस वक्त घट जाता है हेमंत के टाइम। हेमंत का बताओ कौन सा महीना होता है? माघ, शीश और पौष, नवंबर और जनवरी का मौसम जो होता है वो हेमंत का है। ठीक है, तो ये हमने दोष के साथ ऋतु को समझा। इसके बाद शीतकाल। अब कह रहा है कि आहार विहार को समझना है ना। शीतकाल में कैसा है? शीत मतलब हेमंत और शिशिर ऋतु की बात कह रहा है। हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में, हेमंत में और शिशिर ऋतु में कौन सा? ये जो 4 महीना हो गया, कौन कौन सा? मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, मतलब नवंबर से लेकर मार्च तक की बात कह रहा है। नवंबर से मतलब 15 नवंबर से लेकर, मैं इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को सब साथ बता रहा हूं ताकि आप लोग इजिली अंडरस्टैंड कर जाए। क्योंकि आप, मुझे पता है आप लोगों को हिंदी के महीने ज्यादा याद नहीं होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा हेमंत से, तो इंग्लिश के साथ कोरिलेट करके समझो तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो 15 नवंबर से लेकर कब तक का? 14 मार्च तक का समय बता रहा है। ठीक है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दोनों ऋतुएं मनुष्य में सबसे अच्छा माना जाता है। शरद का मौसम होता है, शारीरिक बल अच्छा होता है। ठीक है, दिन छोटा होगा, रात बड़ा होगा, तो हम क्या अच्छे से नींद ले पाते हैं, अच्छे सो पाते हैं, पूरी नींद होती है क्योंकि रात लंबा होता है। डाइजेशन अच्छा होता है, खाना पच जाता है। इसलिए तो कहते हैं जो ठंड के दिनों में हम कुछ भी खाते हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। और भूख भी अधिक लगता है, खाते भी हम जाता है ठंड में, है ना। ठंड में देखो बहुत लोग मोटे ताजे दम हो जाते हैं, पाचन शक्ति तीव्र रहता है ना, खाना जल्दी पच जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा उपवास जो है नहीं करना चाहिए शीत ऋतु में, शीतकाल में, ये याद रखना। ठीक है, शीतकाल में उपवास नहीं करना चाहिए, खाना जल्दी भी पच जाता है, भूखे नहीं रहना चाहिए। और गर्मी के दिनों में वैसे भी देखो प्रकृति बहुत बड़ा सही है, वो समझता है। गर्मी के दिनों में ना आपको खाने की इच्छा नहीं करती होगी, अरे नहीं गर्मी में मन नहीं करता, ऑटोमेटिकली उपवास जो है गर्मी के दिनों में हो जाता है, भूख ही नहीं लगती है। चलो अब आपको समझाता हूं मैं पथ्य और अपथ्य आहार। शीत ऋतु में जो 6 है ना, 6 में हम समझेंगे। पहला आ रहा है शीत ऋतु में पथ्य आहार, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना। तो चिकनाई, मधुर लवण, अम्ल से रस युक्त भोजन। शॉर्ट में कैसे याद रखोगे आप लोग? MAL, मधुर अम्ल लवण रस युक्त भोजन लेना चाहिए। अपथ्य आहार क्या हो गया? जस्ट इसका रिवर्स, है ना, के कटु, तिक्त और कसाई। ठीक है, इस तरह के भोजन नहीं लेना। ठीक है, वर्जित है। बासी भोजन मत लो, ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज वर्जित। वसंत में अब आते हैं। वसंत में क्या होता है? ताजा हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। इसमें कैसे याद रखोगे? कटु तिक्त कसाई भोजन का सेवन लाभकारी है, मतलब कैसे याद रखोगे? के इसका रिवर्स। टी ए, है ना, कौन सा? 4, 5, 6 इसमें लेना है। तो इसका जस्ट रिवर्स कर लोगे, अपथ्य आहार, इस तरह के भोजन, ऐसे रस युक्त वाले भोजन नहीं लेना। चलो
अब आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म में क्या करना है, तो इसमें कह रहा है कि हल्का चिकना मधुर रस युक्त सुपाच्य भोजन। गर्मी का समय है, ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे चिकनाहट वाले भोजन लेने के लिए कह रहा है। घी, दूध, मट्ठा, है ना, इस तरह के भोजन ग्रहण करना चाहिए, चिकनाहट वाले सुपाच्य भोजन, और हल्का, ज्यादा भारी नहीं, गरिष्ठ नहीं। अब आता है, और इसी का जस्ट उल्टा, अपथ्य आहार में खट्टा भोजन नहीं लेना, कटु, लवण, रूखा भोजन, कैसैला, उष्ण प्रकृति वाले, है ना, उष्ण, जो उष्ण उत्पन्न करता है, पेट में दाह उत्पन्न करता है, उस तरह के भोजन नहीं लेना गर्मी में। वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित हो जाता है, अभी बताया ना, वात प्रकोपित हो जाता है, तो छोले, राजमा, इस सब से जो गैस बनता है, वात प्रकोपित होता है, उस तरह के भोजन मत लो। सुपाच्य हल्का भोजन लेना है ना, मिताहारी भोजन, वात का समन करने के लिए, है ना, ये सब लेना चाहिए। दूध लो, वात जो बढ़ाए, जैसे कि छोला, राजमा, ये सब क्या करता है, चना, ये सब वात को बढ़ाता है, तो ये सब चीज वर्षा में नहीं लेना। कैसा लेना चाहिए, सुपाच्य भोजन। वही इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे, अपथ्य आहार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां, ठंडे रूखे पदार्थ, चना, मीट, उड़द, जौ, मटर, मसूर, ज्वार, आलू, कटहल, सिंघाड़ा, करेला, पानी, ये सब चीजें हानिकारक होता है वर्षा ऋतु में लेना। सत्तू, जो बिहार के लोग होंगे सत्तू पीते होंगे, उनको उस टाइम पे बिहार वाले लोग पीते हैं, वो नहीं लेना, ठीक है। वर्षा ऋतु समझ में आ गया। मिर्च मसालेदार बासी भोजन भी नहीं लेना चाहिए वर्षा, क्योंकि क्या होता है, वर्षा में जल्दी जो है फंगस आ जाता है। बासी लोगे खाना तो फंगस, देखो रोटी देखो बासी लो, फंगस आ जाएगा, तो बासी भोजन नहीं लेना। शरद ऋतु में, अब इस टाइम पे क्या होता है, शरद ऋतु में, वर्षा के बाद शरद ऋतु में सूरज अपने पूरे तेज और गर्मी के साथ चमकता है, तो इस टाइम पे थोड़े बहुत उष्णा के फलस्वरूप जो गर्मी वाले रहता है जमा, जो जिससे पित्त जो है एकदम प्रकोपित हो जाता है, रक्त दूषित हो जाता है, जैसे कि वैसे भोजन नहीं लेना। अच्छा, शरद ऋतु को बता दिया ना, अपत्य अपत्य आहार कहाँ गया, शीत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, ये देखो शरद ऋतु के बारे में बता रहा है। और इस टाइम पे कैसा भोजन नहीं, ये तो बता दिया कि फोड़े फुंसी होता है, बुखार आएगा, ठीक है, यहाँ पे पित्त दोष प्रकोपित हो रहा है शरद ऋतु में, तो ऐसा कोई भोजन नहीं लेना जो पित्त को बढ़ा दे, तो पित्त को घटाने वाले भोजन लेना, पथ्याहार। तो कौन कौन सा भोजन लोगे आप, सुपाच्य हल्का शीतल मीठा मधुर भी। भोजन, मधुर, है ना, जूस, इस तरह से लेना है जो पित्त को शांत करे, क्योंकि पित्त को बढ़ा रहा है शरद ऋतु। इस तरह से लॉजिक से अगर आप याद करोगे ना कि अच्छा हाँ वर्षा है, वात को बढ़ाएगा, तो वात को समन करने वाले भोजन, ऐसे से याद करना तो समझ में आ जाएगा। फिर ज्यादा रटने वाला चीज है ही नहीं, समझने वाली चीज है, और एक बार आप समझ गए तो आप जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे ये ऐसी चीज। अपथ्य आहार जस्ट इसका उल्टा, भारी, खट्टा, लवण, खाद्य पदार्थ, ये सब सारी चीज नहीं लेना। अब देखो यहाँ पे बताया हुआ है, एक चार्ट है कि ऋतु के अनुसार हितकारी पदार्थ क्या होगा, है ना, यहाँ पे रस समझना, रस कौन कौन से रस वाले युक्त भोजन है, रस कौन सा। तो वसंत में हो गया चैत्र और वैशाख का महीना, उस टाइम पे कौन सा रस, कटु और तिक्त और कसाई वाले भोजन लेना है। इसका गुण क्या होता है, रुक्ष होता है, उष्ण होता है, ये सारे गुण आपने देखा है। ग्रीष्म में ये जो हमने पहले पढ़ा ना, उसी का एक शॉर्टकट में चार्ट है, इसको आप लोग एक बार देखो, त्राटक करो। अच्छा मतलब क्या बोले, कैसा होना चाहिए, मतलब कि रूखा होता है ना, रुक्ष। रूखा रूखा। हाँ ठीक।
हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर वो एकदम ज्यादा हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए कुछ रुक्ष है, स्निग्ध है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा था। तो रुक्ष का मतलब ड्राई होता है ना। आपको पहले वाले कल वाले लेक्चर में बताया था ना, 20 जो द्रव्य हम हाँ टोटल 20 द्रव्य याद होना चाहिए, यही तो काम आएगा। तो रुक्ष मतलब होता है ड्राई, और इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा? स्निग्ध, है ना, जैसे नीचे लिखा होगा स्निग्ध। गर्मी में क्या होगा? आप रस कौन सा लोगे? मधुर युक्त, मधुर रस युक्त भोजन लेना। और इसका गुण क्या होता है? मधुर का इसके गुण बता रहा है, रस के गुण है ये। स्निग्ध होगा, शीतल होगा। कटु तिक्त कसाय का कैसा होता है? रुक्ष और उष्ण होता है। वर्षा में क्या लेना है? मधुर, अम्ल और लवण युक्त। इसका भी गुण क्या है? स्निग्ध और उष्ण है। शरद में कैसा भोजन लेना? मधुर, तिक्त और कसाई युक्त भोजन, सॉरी। और इसका गुण क्या है? रुक्ष और शीतल है। ऐसे ही बाकी, है ना। शिशिर में मधुर, अम्ल, लवण, इसका गुण क्या है? एक दो बार अब आप देखोगे ना, गौर से समझोगे, याद हो जाएगा। 2-3 बार देखोगे, याद हो जाएगा। इसके बाद विरुद्ध आहार। ये सब चीजों, आयुर्वेद जो है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही अच्छा, लेकिन आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ो। विरुद्ध आहार की बात हम करते हैं, मतलब क्या? ऊपर का चार्ट दिखाइए सर। ये देखो ऊपर का चार्ट। क्लियर है? बढ़े आगे। देख लिया? बढ़ूं? ओके। अब आता है विरुद्ध आहार। कौन से आहार नहीं लेना? ठीक है, मतलब अपथ्य आहार की बात कह रहा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना, प्रकृति के अनुसार चीजें ग्रहण करना है। अभी बताया ना, ऋतु कौन सी ऋतु में कैसा लेना है, ऋतु के अनुसार सेवन करना भोजन, और ऋतु के अनुसार नहीं लेना, वही अपथ्य आहार नहीं लेना है। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सर और ऋतु के अलावा क्या, सर ऋतु के अलावा क्या हम अपनी प्रकृति को भी देखें कि हम वात प्रकृति है, पित्त है? प्रकृति को भी देखते हुए लेना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अपनी प्रकृति को भी देखो। ठीक है, गर्मी का समय है, लेकिन अपनी प्रकृति कैसा होना, उस वक्त आपकी प्रकृति क्या है ना। अगर आपको कोल्ड हो रखा है, कफ बढ़ा हुआ है, तो उस टाइम पे मधुर मधुर वाले भोजन तो नहीं लोगे आप, मधुर या रस युक्त भोजन तो नहीं लोगे। उस टाइम पे सिंपल भोजन लेना, मधुर युक्त नहीं लेना, नहीं तो और क्या होगा, कफ की बढ़ जाएगा। ये सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा है ना। स्वस्थ अगर आप हैं, उस वक्त कैसा लेना। हाँ, अगर आप बीमार हैं तो पहले ठीक कर लो अपनी बीमारी को, इसके बाद। ठीक है, किसके साथ क्या विरुद्ध है? अब दूध के साथ देख लो, ये बहुत है। हम लोग ना खाना उल्टा पुल्टा करते हैं, इसके वजह से हमारे खासकर स्किन वाले जो प्रॉब्लम आते हैं ना, वो ज्यादातर देखने को मिलता है। आप देखो, दूध के साथ बहुत लोग मूली, गाजर या नींबू, आपको पता होना चाहिए, दूध फट जाएगा नींबू का संयोग जैसे होगा, और अजब तरह की विकृति आपकी स्किन में या फिर इस तरह का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि आपने गलत विरुद्ध आहार ले लिया तो आपके शरीर पे तुरंत इफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है, तुरंत भी कर सकता है, और लंबे टाइम के बाद आपको इफेक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट होता है आहार की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखना। तो दूध के साथ क्या नहीं लेना? दही, नमक। नमक भी बहुत लोग आप देखते होंगे गाँव में नमक और मिर्ची के साथ नहीं, दही का सेवन करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। मूली नहीं खाना, रात को भी मूली नहीं खाना चाहिए, वात बढ़ाता है। इमली जो खट्टा वाले चीज है ना, कॉमन चीजें देखो कि जो खट्टे चीजें हैं वो तो लेना ही नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लोगे, अच्छे से देख लेना। सारे सब्जी के भी नाम हैं, और नींबू है, खरबूजा है,
करौंद है, आंवला है, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ जी इसमें सर, जो इसे ये वो मैंगो और बनाना शेक वगैरह भी कहते हैं नहीं लेना चाहिए। हाँ, मतलब दूध के साथ देख लो ना क्या क्या चीजें नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें देख लो। ठीक है, इसको वर्जित सर है। दही के साथ नमक नहीं लेना चाहिए बोल क्या? वो भी चीजें नहीं लेनी चाहिए। ये तो दूध के साथ, अभी बता अब समझो, पहले पहले क्या है, दूध के साथ, दूध के साथ ये सब सारी चीजें वर्जित है, ये सारी चीजें मत लेना। मछली तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, फिश, ये सब वर्जित है दूध के साथ। इसके बाद दही के साथ देखो क्या है, खीर, दही के साथ खीर मत खाओ, दूध मत खाओ, पनीर, गर्म पदार्थ दही के साथ, क्योंकि दही क्या है, ठंडी होती है ना, तो गर्म चीज नहीं लेना। ठीक है, और इसके बाद खीरा, खरबूजा, तार का फल, ये सब चीजें दही के साथ विरुद्ध बताया है। खीर के साथ कटहल, खटाई, खटाई वाले चीज, दही, नींबू जो भी हो खट्टी, सत्तू, शराब, ये सब सारी चीज खीर के साथ वर्जित है, नहीं लेना चाहिए। शहद के साथ, शहद के साथ देखो ये सारी चीजें नहीं लेना है ना। मकोई, काक माची जिसको कहते हैं, घी नहीं लेना चाहिए। देखो घी के साथ बड़ा वो है, अगर समान मात्रा में पुराना घी लोगे तो वर्जित है, इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका रेशियो अलग ले लो, ले सकते हो घी का, है ना, 1:2 का रेशियो, कम ज्यादा और ताजा हो। पुराना घी और समान मात्रा में लोगे तो शहद के साथ जहर का काम करता है। विरुद्ध आहार मतलब जहर अपने ऊपर ले रहे, शरीर में पैदा हो रहा, तो ये सारी चीजें विरुद्ध, इसको आप लोग पढ़ लोगे। अंगूर, है ना, कोई भी गर्म चीजें शहद के साथ नहीं लेना। इसके बाद शीतल जल के साथ घी, तेल, गरम दूध, गरम पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, ये सारे चीजें ठंडे जल के साथ नहीं लेना। गरम के साथ देखो सिंपल सी बात है, गरम के साथ ठंडे वाले चीजें मत लेना, क्योंकि अमरूद, खीरा, ये सब क्या है, तरबूज, ये सब क्या है, ठंडे पर, और ठंडे गरम वाले के साथ ठंडा चीज मत लेना, है ना। ये सारे घी के साथ क्या नहीं लेना, समान मात्रा में शहद, वही चीज है, ठंडा जल। खरबूजा के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली, पत्ते वाले पानी आदि, ये सब सारी चीजें खरबूजे के साथ नहीं लेना चाहिए। तरबूज के साथ ठंडा पानी मत पियो, तरबूज खा रहे हैं इसके बाद पानी पी ले रहे हैं, भाई कफ तो बढ़ेगा। पुदीना, ये सारी चीजें जो है तरबूज के साथ विरुद्ध है। चावल के साथ सिरका नहीं लेना चाहिए, और भी कई सारी चीजें हैं, इसको आप लोग, ये मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, केला के साथ मट्ठा मत लो, घी के, कांसे के बर्तन में 10 दिन या 10 से अधिक समय तक रखा हुआ घी विषाक्त हो जाता है ना, ये सारी चीजें, ये सब आपके व्यवहारिक में, है ना, किचन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं आप लोग को, खासकर दूध, सूरा, एग्जाम में खिचड़ी, सर ये क्या एग्जाम में आ सकता है क्या ये सब बोलिए? आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछेगा, इससे कुछ नहीं। द्रव्य में पाए जाने वाले गुण, अब वात, अब देखो ये जो गुण बताया ना, 20 गुण आपको मैंने पहले रटवाया था, वो आपको याद होना चाहिए, वही 20 गुण यहाँ पे है। और बता रहा है क्या, रुच, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर में क्या होता है, वात बढ़ता है। ये सब गुण में, ये जो गुण देख रहे हैं आप ऊपर वाला, ये सब गुण में क्या होता है, वात की प्रकृति बढ़ जाती है। और इसी का जस्ट उल्टा, रिवर्स, एक अगर याद हो गया ना तो दूसरा याद हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है। रुक्ष का रिवर्स क्या होता है, स्निग्ध, शीत का, उष्ण, लघु का गुरु, सूक्ष्म का स्थूल, चल, स्थिर, विशद, पिक्चल, खर, चल, है ना सारे। तो याद क्या करना है आपको, ऊपर वाला याद कर लो, तो उसका जस्ट नीचे वाला
ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और एक में वात बढ़ता है तो दूसरे में क्या होगा, घटेगा। वैसे पित्त में सहिष्णु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य अम्ल क्षार कटु, इसी का जस्ट उल्टा नीचे। किसी किसी में इसमें तो उल्टा है, ठीक है, कुछ कुछ में चेंज हो सकता है। सहिष्णु स्निग्ध उष्ण शीत तीक्ष्ण मंद द्रव्य सांद्र अम्ल मधुर सर स्थिर कटु कसाई, ठीक है। ये सब सारे चीजें पित्त में, पित्त बढ़ेगा और पित्त घटेगा इसमें। वैसे कफ में भी जो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधु स्थिर स्थिर पिच्छुल, ये सब में क्या होता है, कफ बढ़ता है। और इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो कफ क्या होगा, घट जाएगा। तो ये था। फिर एक दो बार पढ़ना इसको, नहीं समझ में आया तो कल पूछ लेना। शरीर में टोटल कितनी प्रकार की अग्नियां होती हैं, बताओ। 13। और पित्त कितने प्रकार के होते हैं, कौन 5। कौन सा होता है, कौन कौन सा है बताओ। अजरक आलोचक रंजक तर्पक और आलोचक। आलोचक तो बोल दिया ना मैंने। बताओ, पहला बताओ कौन सा। पाचक रंजक। रंजक वाजक आलोचक सामक। ठीक है, तो ये 5 जो है पित्त हो गया। 13 अग्नियां कौन कौन सा है बताओ। 7 धात्राग्नि, 5 धाताग्नि, निद्राग्नि, 1 जठराग्नि। जठराग्नि। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे आप लोग याद रखोगे। देखो गुण, टोटल कितने गुण हमने बताए थे आपको, 20 गुण बताया था। देखो यहाँ पे 20 गुण है लास्ट, ये याद करना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। 20 गुण है, दिख रहा है आपको। अब देखो इसको लॉजिक से समझाने का प्रयत्न। सर हाँ जी बताओ। सर इसको कल देखें क्या सर, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, फिर थोड़ा माइंड में भी घुसना चाहिए। चलो ठीक है, इसको कल देखेंगे, अग्नि से याद दिला देना। कल आप लोग अच्छे से माइंड प्रिपेयर होकर बैठना। कल जो है हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल जो है एंड कर दूं। कितना रहेगा, ज्यादा नहीं है, बस हो गया, खत्म ही है, कल हो जाएगा। अच्छा अरे तो खत्म ही हो गया, 2 टॉपिक रह गए थे, आज ही खत्म हो जाता। चलो अभी कोई क्वेश्चन है पूछ लो। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। सर आपने जैसे बोला कि मिल्क के मतलब कि दूध के साथ सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई रेसिपी ऐसा बनता है ना दूध के साथ, उसमें तो नमक रहता है, तो अब उसमें देखो क्या रेसिपी, इसमें सिर्फ दूध नहीं होता, उसके और भी चीज मिले हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, दूध, सिर्फ दूध के साथ। दूध में नमक डाल के पीते हो आप? नहीं सर जी। रेसिपी तैयार हो रहा है ना, ठीक है। तो कोई अच्छा सा रेसिपी बना के रायपुर भेज देना। चलिए हाँ पूछिए नेहा जी, पूछिए, कुछ पूछ रहे थे। जी सर, मेरा ना मतलब इसी से रिलेटेड बट स्टडी से मतलब ये हटके है मेरा क्वेश्चन, और पर्सनल भी है, जनहित में भी है। मैं पूछ लूं? हाँ रिकॉर्डिंग जनहित। चल रही है सर वैसे। हाँ अच्छा एक्चुअली सर लास्ट में मैं पूछ ना लेना, 3 साल लास्ट, असम में रह के आई हूँ। लास्ट में पूछूं? ठीक है, लास्ट में ओके। पूछ लेना, ठीक है। मैं रायपुर में रहता हूँ मैं बिहार से। सर हम दिल्ली में ही हैं, पर असम मैंने इसलिए बोला क्योंकि ना, मैं पूछ लेती हूँ सर। जब वहां जाते ही ना, वहां सब लोगों के ना मतलब जो हेयर है वो सब वाइट हो गए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब क्लाइमेट का कब तक असर रहता है हमारे ऊपर, किसी भी जगह का? बहुत समय तक रहता है।
यहाँ देखो रायपुर में ब्लैक डस्ट, यहाँ पे बहुत मेरे बाल टूट रहे हैं, और व्हाइट भी एक दो हो गए हैं इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी। खैर, मौसम, वेदर, पानी का इफेक्ट होता है, कई सारे चीज हैं, फैक्टर्स होते हैं इसके लिए। ठीक है, आप तो एक तो पेट होता है, स्ट्रेस लेवल भी होता है, स्ट्रेस ले रहे हैं, पेट है, और वेदर जो है आपका कैसा है, वहां पे पानी कैसा लेते हैं, पानी की वजह से भी है, तो कई सारे फैक्टर्स हैं। बात ठीक, चलिए मैं आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, फिर बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस जो है डिस्कशन हम थोड़ी देर के बाद कर देते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से भी होता है, ह्यूमिड होता है, बरसात के दिनों में भी आप देख लो ना, बाल वैसे ही टूटते हैं। क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, फिर बाकी जो इस तरह की बातें जो हम क्लास के एंड में करेंगे। पूछें, मैं कल फिर बता दूंगा, है ना। आज जो भी पढ़ा है, जो भी आज पढ़ा उसमें समझ कोई भी ऐसा है कि नहीं समझा हो आपने, ये बताओ मुझे। कुछ भी ऐसा हो जो आपने नहीं समझा हो आज। अरे कोई तो बोल सर दो। सर आपने बताया कि हेमंत ऋतु जो है वो योग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। योग अच्छा की होता है, शुरुआत बल बल अच्छा, बल जब रहता है ना, शारीरिक बल अच्छा होता है उस टाइम पे, तो इसीलिए कहते हैं कि योग अच्छा होता है और उस टाइम। अन्य यौगिक ग्रंथों में शरद और वसंत को ज्यादा श्रेष्ठ बताया हाँ, जाता है। मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यस सर। शरद और वसंत, उस टाइम पे भी क्या होता है कि देखो, उस टाइम पे भी मध्यम बताया है बल। वसंत में मैंने बोला ना, उस टाइम पे आया था, आपका जो शारीरिक बल है मध्यम है। ठीक है, जी आप सर। कर सकते, लेकिन जब शारीरिक शक्ति अच्छी रहे, आप खुद लॉजिक से समझो ना, आयुर्वेद में समझो। बाकी हठ यौगिक ग्रंथ में क्या कह रहा है, हम आयुर्वेद में समझने का पड़े, आयुर्वेद के अनुसार क्या आपको लगता है। जी सर। जब शारीरिक शक्ति अच्छी रहेगी तभी तो योग का प्रैक्टिस करना चाहिए, है कि नहीं। जब ओके बल सर। ही नहीं है तो कैसे आसन करोगे, कैसे बैठोगे, बस अपने लॉजिक से समझ। जी ओके। ठीक है, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने ग्रंथ संहिता में ये चीज पढ़ाई हुई, तो मुझे वही आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक किसी ने पूछा क्यों नहीं। हरिओम जी, क्वेश्चन है प्रीति गुप्ता जी, पहला क्वेश्चन आप ही से पूछूंगा, फिर जाना। हरिओम कह रहा है मतलब जाने की तैयारी है। बताइए, माइक अनम्यूट करके बताइए। जी सर। पहला क्वेश्चन ये बताओ कि कौन टोटल महीना कितना होता है, हिंदी पढ़ के बता दो, अगर याद नहीं है तो, और याद है तो बहुत अच्छा। हिंदी में सर, हाँ हाँ, हिंदी चैत्र वाले। वैशाख, हम्म चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष और माघ फागुन। देख के बोलिए सर। कौन बोला? सर हस्बैंड ने। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रियंका जी बताएंगे, माइक अनम्यूट करके। वही सोचो, ग्रुप में तभी कोई पुरुष है नहीं, पुरुष की आवाज क्या कहाँ से आई। प्रियंका जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे, ऋतु कौन कौन से हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। शारीरिक बल कौन से, सबसे अत्यधिक शारीरिक बल कौन से ऋतु में रहता है। हेमंत में। सिर्फ हेमंत में? हाँ, शिशिर में हेमंत भी। और शिशिर में। ठीक है, और महीना कौन सा हो जाएगा, महीना भी बता दो, मंथ कौन सा है। हेमंत का हो जाएगा मार्गशीर्ष और पौष, और शिशिर का हो जाएगा माघ और फागुन। ठीक है, गौरी गौरी बताएंगे अयन क्या होता है और उसके प्रकार। सर सर अगेन रिपीट द क्वेश्चन। अयन, अयन, व्हाट इज अयन?
अयन इज 2 टाइप्स, हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, जो कि जब सन टुवर्ड्स मतलब कि उत्तर की ओर जाते हैं उनको उत्तरायण बोलते हैं, जो कि रात मतलब कि रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है, उसको अदान काल भी बोलते हैं। और बहुत बढ़िया। दक्षिणायन में उल्टा होता है, उसको विषग्र काल भी बोलते हैं। ठीक है। सद्भावना जी। हाँ जी सर। सद्भावना जी, आप बताएंगे अपथ्य और पथ्य आहार क्या होता है, क्या समझते हैं दोनों से? सर अपथ्य मतलब जिसको खाने योग्य नहीं है, और पथ्य मतलब खाने योग्य है। एग्जाम्पल के साथ समझा दो, पथ्य कौन सा? सर जैसे ऋतु के हिसाब से बोले थे एक, और गुण के हिसाब से भी बोले कि अगर दूध पी रहे हैं तो उसके साथ नमक और खट्टी चीजें मिक्स करके नहीं खाएंगे। ठीक है। अच्छा, बताएंगे साक्षी जी, जो गुण हमने बताया था ना आपको, 20 गुण, अगर याद है तो बता दीजिए। साक्षी जी नहीं है? जी अच्छा, सर। नोट करेंगे क्या? अच्छा हाँ, बताओ बोलो। बताओ। हाँ जी। मूड है, मूड, लघु, गुरु। 10 याद होंगे, उसका जस्ट 10 और हो जाएगा रिवर्स। बताओ बताओ फटाक से, जल्दी से। रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण। टाइप करते जाइए फटाक से, जल्दी जल्दी। शांत, मृदु, सूक्ष्म, स्थूल। हाँ, कठोर, कठोर भी है। और बता दे खुरदुरा भी है सर। खर जिसको कहते हैं, बताओ बताओ आगे। स्थूल, स्थिर, सर, पिछिल, याद रखना सारे, ठीक है। शांति पाठ करा दीजिए। कल पूछूंगा सबसे, ये 20 गुण याद होने चाहिए, ठीक है। यार सर, ये सीक्वेंस में भी नहीं बता पाई मैं। और हाँ, इसका कुछ ट्रिक है क्या सीक्वेंस? 10 याद करो, फिर उसका जस्ट 10 याद हो जाएगा। आपके क्लास लास्ट तक तो याद कर लेंगे। अभी एक्चुअल में नोट्स भी पूरे कंप्लीट करना। कंप्लीट कल नहीं। नोट्स भी चेक करूंगा सबके। कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा और लास्ट भी रहेगा, और फिर हम लोग ढेर सारी बातें और बहुत कुछ समझेंगे भी। चलिए शांति पाठ करा दो, शांति पाठ करा दो कोई नहीं, किसी की इच्छा नहीं हो रही कराने की, करा दो। प्रीति जी करवाइए। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, हथेली के अंदर आंखों को खोलेंगे। हरिओम सभी। ओके, प्रणाम, हरिओम, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। सी यू टुमारो। बहुत बढ़िया। हरिओम सर।